नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में मजहबी शिक्षा के केंद्र बने मदरसों को लेकर एक सर्वे हुआ था, जिसमें हजारों मदरसों में कई गड़बड़ियां और भारत विरोधी ताकतों को हवा दी जा रही थी। खुद सीएम योगी ने यूपी के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली एजुकेशन पर चिंता जताई थी, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट ने इन चिंताओं को पुख्ता किया। अब इसके बाद यूपी में अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में भी कई मदरसों और मजारों, ईदगाहों को ध्वस्त किया गया। इसी कड़ी में 34 अवैध घरों को भी ढहाने की तैयारी है। यूपी सरकार अब तक प्रदेश में कई जिलों में सैकड़ों अवैध मुस्लिम धार्मिक स्थलों और शिक्षण स्थानों को भी सील कर चुकी है या फिर बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने संभल में एक मजार को भी अवैध बताते हुए नोटिस दिया। हालांकि उससे पहले कमेटी ने मजार को शिफ्ट करने का फैसला किया। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मदरसों को लेकर जो एक्शन हो रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अवैध की बात, अवैध होना दो तरीके से होता है। अवैध होने का मतलब है कि अगर कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर हो, हिंदू स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई मकान, दुकान, घर बनाए हुए हो, किसी तरीके से सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वो भी अवैध स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि उसने क्या किया, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया, तो वो भी अवैध स्ट्रक्चर हो सकता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये जो बार बार कहा जाता है मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो अवैध मदरसे की बात करेंगे, लेकिन जब कार्रवाई की बात होगी तो कहा जाएगा कि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जब अवैध है तो अवैध ही है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और दुनिया का कोई भी तंत्र अवैध काम को वैध बताने की कोशिश नहीं करता। जो करता है वो सही तंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, किसी भी तरीके की व्यवस्था सरकार चलाने की हो, जो अवैध है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेगा, या फिर अवैध बताने की प्रक्रिया चेंज कर देगा, जिसके कारण हिंदुस्तान में पिछले 70 सालों से अवैध ही नहीं बताया गया। बीच का कंफ्यूजन वाला रास्ता रखा गया। जो चल रहा है उसे चलने दो। अब जब उसकी जांच ही नहीं होगी तो उसकी वैधता की जानकारी कैसे मिलेगी? यह स्थिति पहले उत्तर प्रदेश के अंदर थी। सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार समाजवादी पार्टी की रही, बहुजन समाज पार्टी की रही। इन सरकारों ने देखा और वो समझा, इसके पास जानकारी थी कि देखो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मजार कल्चर पनप रहा है, मजार कल्चर एक अलग है, इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी इसको सेफ रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अब लगने लगा है कि अगर गैर मजहबी काम से भी मजहब को कोई फायदा हो रहा है तो फिर गैर मजहबी काम भी कर ले। मजार जिसके पास जाते हैं लोग, शीश झुकाते हैं, जो वहां पर झाड़ू लेकर कुछ लोग बैठे रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, मजार पर चादर चढ़ाते हैं, ये कौन सी परंपरा है? जब इस्लाम में सीधे तौर पर प्रतीकों के पूजा पर, प्रतीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी तरह का प्रतीक की पूजा नहीं की जाएगी। किसी भी मस्जिद के अंदर भी कोई प्रतीक नहीं होता जी। तो ऐसे में एक मजार बनाने की परंपरा चल कैसे पड़ी? वहां पर मुसलमान भी जाते हैं तो सर झुकाते हैं। ऐसे कहेंगे कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, तो फिर ये मजार में जिसको दफन किया गया है, चाहे वो सूफी संत ही क्यों ना हो, उनके सामने आप सर क्यों झुका रहे हो? आपको नहीं झुकाना चाहिए। लेकिन फायदा इससे क्या हुआ? क्योंकि मजार में सूफी संत का नाम होता था, और उसके कारण होता यह है कि ऐसे कंफ्यूज कर दिया जाता है, ऐसे संशय पैदा कर दिया जाता है कि ये मजार जो है ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, यहां तो कोई भी जाता है, चादर कोई भी चढ़ाता है। परंपरा ऐसी बना दी गई कि आज भी अजमेर शरीफ के ऊपर चादर भेजने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से भी भेजा जाता है कि चादर चढ़ाना है, परंपरा है। तो पहले से परंपरा चल रही है, उसको पूरा करेंगे। अगर चादर नहीं भेजे तो समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो इन मजारों का कल्चर जो बढ़ा, उससे समस्या ये होने लगी कि इसके बनाने के लिए कोई ऐसा सुदृढ़ विश्वास नहीं चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह पर जिस तरीके से मंदिर का जब धीरे धीरे कल्चर बढ़ा था, तो कुछ ऐसे लोग भी सामने आ गए
जो जमीन कब्जा करने के लिए छोटे मोटे मंदिर बना दिया करते हैं। जमीन कब्जा करना है, मेरा घर है, मेरे घर के आगे कुछ जगह खाली है, वहां पर एक छोटे से मंदिर बना दिए और उसके आसपास की जमीनों पर कब्जा कर लिए। तो ये दो तरीके से खतरनाक दौर चल रहा था। एक तो जहां कहीं भी ऐसी जगह दिखाई पड़ी जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, सरकारी जमीन है, वहां पर आपने एक मजार बना दिया और वहां धीरे धीरे कब्जा हो गया। ये दिल्ली जैसे शहर में भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने खुद यहाँ पर नेशनल हाईवे को लेकर जब भी मज़ारें और दरगाहें उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो भी बीच में मज़ारें हटाइए, उसको ध्वस्त कीजिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये मजार पर जो आपने जबरदस्ती के अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, मजार बना के वहां की जमीन को, और वो अवैध तरीके से कब्जा है तो उसे तो हटाना ही पड़ेगा। इसलिए अवैध मकान, अवैध मजार, अवैध मदरसे अलग हैं। इन अवैध मजारों पर और अवैध मकानों पर जो बुलडोजर चल रहा है, वो सरकारी जमीन को के कब्जे में मुक्ति चाहिए। ये सरकारी जमीन पर इन लोगों ने जो कब्जा कर रखा है उसे साफ करना है। दूसरी तरफ मदरसा कल्चर की बात होती है जी। ये मजहबी शिक्षा देने वाला एक जगह है जहां पर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। समस्या नहीं होती। समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि आप इस्लाम की शिक्षा दो, लेकिन उसके साथ उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो। आप धार्मिक मजहबी शिक्षा दे सकते हो, लेकिन धार्मिक मजहबी शिक्षा देने के लिए आप उन बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ करते हो, आगे वो बढ़ नहीं पाता है। तो फिर अगर देश की बात करें तो एक एक व्यक्ति देश की संपत्ति होता है। यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति में है, इसलिए बच्चे के भविष्य के लिए सरकार उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेती है। यूरोप के उन देशों को देखिए जहां पर जनसंख्या कम है और वहां आप अपने बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहे, उसके साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं, तो सरकार उस बच्चे को अपने संरक्षण में रख लेती है। लेकिन यहां पर स्थितियां दो तरह से खतरनाक हो जाती है। आप मजहबी शिक्षा देते हो, वो उस शिक्षा लेने के बाद आगे मार्केट में आता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी सारी बंद हो जाती है। वो कहाँ जाता है? वो या तो फिर मदरसों में टीचर बनेगा, शिक्षक बनेगा, मस्जिदों में अजान देने वाला बनेगा, या फिर वो कोई छोटे मोटे वैसे काम करेगा जिसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं हो, शिक्षा की जरूरत नहीं हो, और फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा। तो मजहबी शिक्षा में उन लोगों को भी टारगेट किया जाता है जिसके दिमाग में ज्यादा धार्मिक कट्टरता, मजहबी कट्टरता पनप रहा है। और फिर जब मजहबी कट्टरता वाले कुछ लोग मिलते हैं तो उसको ऐसा ट्रेंड किया जाता है जो बाद में जाकर ये जिहादी बन जाता है और फिर आतंकी बन गया। देश के खिलाफ देश में ही बैठकर देश की ही संस्था चलाएं, तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसीलिए मदरसा कल्चर में दो तरीके अपनाए गए। एक तो बच्चों के साथ कैसे गलत किया जा रहा है, उसके लिए क्या किया गया, सर्वे करवाया गया कि किसी भी स्कूल में ये देखा जाता है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है अगर पढ़ाई करवाना है तो उसी तरह मदरसे में भी देखा गया कि शिक्षक और छात्र का रेशियो क्या है, कितने बच्चे हैं और कितने वहां पर शिक्षक हैं। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि आप शिक्षा सही तरीके से नहीं दे रहे हो। दूसरी स्थिति ये की गई कि आप हॉस्टल में रखे हुए हो, बच्चे को रखे हुए हो और हॉस्टल बना के रखे हो, वहां रेजिडेंस है, उस जगह की व्यवस्था कैसी है, बिल्डिंग है नहीं, आप नाम ज्यादा डाले हुए हो। तो ये सर्वे रिपोर्ट में ये देखा गया कि क्या ये सही तरीके से मदरसे चल रहे हैं। दूसरी बात देखी गई कि इसके पैसे आ कहां से रहे हैं। अगर जकात के पैसे से चल रहा है, हिंदुस्तान के पैसे से चल रहा है, जैसे गुरुकुल परंपराएं होती थी पहले हिंदुस्तान के अंदर कि घर घर से थोड़े थोड़े कुछ सहयोग मिलता था और उसी गांव में गुरुकुल खोल दिया जाता था, वहां टीचर के पेमेंट उसी से होते थे और वही सारी चीजें पढ़ाई लिखाई करवाता था। लेकिन यहां पर अगर फंडिंग आपकी कोई दूसरे रास्ते से हो रही है तो उसका अपना इंटरेस्ट रहा होगा और उस इंटरेस्ट के लिए आप अगर यहां हिंदुस्तान भारत के खिलाफ गलत करोगे तो इसका मतलब है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो योगी की सरकार ने यही देखा, इसलिए मदरसों में सबसे पहले बॉर्डर इलाके के मदरसे देखे गए। वो बॉर्डर जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनता है, यानी कि
उत्तर प्रदेश में नेपाल का बॉर्डर है, तो नेपाल के बॉर्डर के इलाके में कुकुर मुत्ते की तरह मदरसे पनप रहे थे। एक दो जिलों में इतने मदरसे कैसे हो सकते हैं? और अगर मदरसे ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब फंडिंग बाहर से आ रही है। तो उन जगहों पर देखा गया कि ये सही तरीके से कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर संचालित किया जा रहा है कि नहीं, और नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरे स्तर पर देखा गया कि मदरसा में जो शिक्षा लेते हैं, जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो आगे चलकर क्या करते हैं? क्या उनके लिए ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि आप मजहब की शिक्षा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजहब की शिक्षा के लिए आप एक समय निर्धारित करो ताकि पार्ट टाइम मजहब की शिक्षा लें। पूरी जिंदगी आपको मजहब की शिक्षा लेनी है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र के बाद आप कुरान पढ़ना छोड़ दोगे। उसके बाद भी पढ़ते हैं, वो मरने के समय तक लोग पढ़ते हैं। रामायण महाभारत गीता मरने के समय तक पढ़ते हैं। तो धार्मिक शिक्षा, मजहबिक शिक्षा लेते रहो, लेकिन इस कंपिटिटिव मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए आपको दूसरे जो भी सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए सिलेबस चेंज किए गए। और उसके साथ ये भी देखा गया कि अगर सिलेबस चेंज किए गए हैं तो उनके टीचर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो जिस तरीके से एक मजहबी शिक्षा देने के लिए छात्र भी मुस्लिम, टीचर भी मुस्लिम, वहां पर जो पनपेगा वो केवल मुस्लिम कल्चर पनपेगा, यानी कि उसके दिमाग में सामंजस्य बिठाने की क्षमता नहीं रही। और ये जैसे कल्चर बदला क्यों, संस्कृति बदली क्यों? हिंदुस्तान में कोएड की व्यवस्था नहीं थी, भारत के अंदर जो लड़का अलग पढ़ता था, लड़कियां अलग पढ़ती थी। इससे मानसिकता ऐसी हुई, लड़की को देख के लड़के के मन में दूसरी तरह की भावना आती थी। जब एक साथ चलता है, एक साथ पढ़ाई लिखाई करता है, एक साथ मिलजुल होता है, तो उनकी भावनाओं में बदलाव आया, इसीलिए कोएड एजुकेशन की व्यवस्था भी हुई। उसी तरीके से अगर आप एक साथ रहोगे, हिंदू कुछ लड़के हैं, कुछ मुस्लिम लड़के हैं, या हिंदू टीचर है, मुस्लिम लड़के हैं, तो भी एक सामंजस्य बिठेगा जिसमें आपके अंदर पनप रहे कट्टरता का कोई न कोई उन सवालों का जवाब देने के लिए वो व्यक्ति होगा जो साइंटिफिक सोच रखता है। तो इस कल्चर को बदलने की कोशिश की गई, और इसलिए अब ये कहा जाने लगा है कि टारगेट किया जा रहा है एक कम्युनिटी विशेष को। ये इस्लाम की अपनी समस्या है, क्योंकि उन्होंने मौलानाओं को इतना बड़ा अधिकार दे दिया है कि वो उसी दौर में अब तक जी रहे हैं कि मजहबी धार्मिक सुधार आंदोलन हो ही नहीं सकते। सारे धर्मों में एक सुधार आंदोलन चलता है जिससे कि कम से कम ये लगता है कि उसके अंदर जो कुछ भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के खिलाफ उन्हीं के अंदर से आवाज उठे। जब अंदर से आवाज नहीं उठेगी तो फिर दूसरा आवाज उठाएगा, क्योंकि देश की व्यवस्था केवल एक कम्युनिटी के आधार पर नहीं चल सकती। तो अगर बाहर से आवाज उठाएगा, बाहर से उसे बदलने की कोशिश की जाएगी, तो कहोगे कि मेरे मजहब में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो अभी जो योगी की सरकार कर रही है, एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अभी ये मदरसा कल्चर, मजार कल्चर जो पनप रहा था, उसके खिलाफ अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो उनके पक्ष में है, ताकि कम से कम उनके खिलाफ ये लोगों के अंदर भावना न पनपे कि देखो ये जितने भी गलत काम होते हैं इसी कम्युनिटी से होता है। जैसे मुस्लिम माफियाओं की बात की जाती है, अगर मुस्लिम माफिया 20, 25, 50 हो गए तो उसके बाद लोगों के दिमाग में रहेगा कि ये जितने माफिया हैं मुसलमान ही हैं। जैसे पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन हैं, उसमें से अगर 90%, 99% आतंकी संगठन मुसलमान ही संचालित कर रहा है तो लोगों के दिमाग में ही उठता है कि हर जगह पर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। तो ये तो आपको आपकी बदनामी से बचाने के लिए सरकार ने एक पहल की है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी कम्युनिटी को टारगेट करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रदेश की व्यवस्था को सुधारना उद्देश्य है। और उस प्रदेश की व्यवस्था को सुधारने में अगर बीच में मुसलमान रोड़ा बनेंगे
तो उनको भी सुधारने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संभल के हयात नगर इलाके में सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मजार को हटाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये मजार याकूब अली शाह के नाम से जानी जाती है और सरकारी सड़क पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी और ऐसी कई सैकड़ों मजारें हैं। अब इसे हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और इसको लेकर मस्जिद कमेटी ने भी इनिशिएटिव लिया है, जो बेहद जरूरी है। यानी यूपी में जो भी मदरसा कल्चर है या फिर जहां पर मजारें और दरगाह जो सरकारी जमीनों पर बनी है, सिर्फ उन्हें हटाने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है और उसी को लेकर जो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है और वही मौलाना और उस तरह के विपक्षी नेता एक खास समुदाय या कहें कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।